नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का, लेकिन तस्वीरें कहां से आ रही हैं? तस्वीरें आ रही हैं काशी से, जहां पर हमार काशी हमार मोदी जैसे होर्डिंग्स लगे हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जोर शोर से इस वक्त वाराणसी में हो रहा है, क्योंकि वाराणसी में मोदी का रोड शो जारी है, जहां की तस्वीरें आप जब देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, जिसकी कुछ तस्वीरें योगी आदित्यनाथ रथ में सवार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की यहां पर मौजूदगी है। 6 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो, 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन स्वागत के लिए तैयार किए गए 100 मंच, जहां से प्रधानमंत्री का स्वागत बढ़ चढ़कर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही हर हर मोदी के नारे लगाते हुए आपको लोग सुनाई पड़ेंगे। जहां पर एक तरफ विक्ट्री साइन योगी आदित्यनाथ, तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी, छत पर तक लोग इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बड़ी तादाद सड़कों पर इस वक्त नजर आ रही है लोगों की। डमरू वादन हो, शहनाई वादन, शंखनाद, पीएम का स्वागत कुछ इसी तरीके से किया जा रहा है और पीएम का ये रोड शो बीएचयू से शुरू हो चुका है और इसके साथ ही ये आगे बढ़ता हुआ लंका चौराहा और अपना सफर तय करता हुआ ये 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो समाप्त होगा और इसके बाद कल अपनी संसदीय सीट से नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद हैं और उनका स्वागत किस तरीके से भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है ये आप देखिए। और साथ ही आपको रूट नजर आएगा जैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग करतब दिखाते हुए लोग रास्ते में नजर आएंगे। काशीवासियों का हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया और रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जहां खत्म होगा वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। कल वाराणसी में प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और यह तीसरी बार होगा जब वाराणसी से चुनाव लड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, जिसका अंतिम चरण यानी कि 1 जून जहां पर वोटिंग होनी है, 1 जून को यह वोटिंग होगी और उससे पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है वो तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने है। लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से आई ये तस्वीरें, बनारस से आई ये तस्वीरें, जहां पर अब तक 48 बार काशी आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और किस तरीके से देखिए तस्वीरें आपको नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि 6:01 हो चुके हैं, जल्दी से आपको ये अपडेट कर दूं कि वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, यानी कि सुबह 7 बजे से शुरू हुई चौथे चरण की वोटिंग शाम 6 बजने के साथ ही खत्म हो चुकी है। लेकिन इन तस्वीरों से बहुत कुछ समझ में आता है, यानी कि 22 घंटे में क्या 24 का ट्रेलर नजर आता है। आज इसी पर बात करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते चलेंगे प्रधानमंत्री मोदी के इस भव्य स्वागत की। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच में सुशीबेन शाह प्रवक्ता है शिवसेना की और राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन खेमचंद जी, क्योंकि बनारस से तस्वीरें आई हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया बनारस की इन तस्वीरों पर लेना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी इनको देखकर तो बहुत गदगद नजर आ रही है, लेकिन 4 जून को लेकर, 4 जून को होगा क्या, उसको लेकर कितनी आश्वस्त बीजेपी और खास तौर से बनारस की ये तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हैं पार्टी के लिए? ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, बनारस दिखा रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन है किस ओर जा रहा है। बनारस दिखा रहा है कि 4 जून के बाद किसकी सरकार बनने वाली है। बनारस दिखा रहा है कि कौन व्यक्ति है जिसपे विश्वास किया जाता है। बनारस दिखा रहा है कि कौन व्यक्ति है जिसने काम किया है, जो कहा वो किया है। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कहा वो किया, सबके लिए काम किया, किसी के साथ उन्होंने दुहात नहीं की, सब समाज का विकास किया, हर धर्म का विकास किया, हर क्षेत्र का विकास किया। और अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये हमारी धर्म नगरी है। पहले से हर काल से काशी से ऐसे लोग तैयार होते आए हैं जो हमारी संस्कृति को और हमारे देश को आगे ले जाते रहे हैं। तो अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो काशी के वासी हो गए हैं, काशी के
रिप्रेजेंटेटिव हैं, काशी के एमपी हैं, वो हमारे देश को लीड कर रहे हैं, हमारे देश को नए नए आयाम तक, नए नए आप कह सकते हैं हर एक क्षेत्र में नई नई अचीवमेंट दिला रहे हैं। तो अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये विश्वास हो जाता है कि हमारे देश को निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारे देश को विश्व शक्ति तो बना चुके हैं और अग्रणीय जो 2-3 राष्ट्र हैं उसमें शामिल कराएंगे, ऐसा विश्वास पूरे देश को इस रोड शो को देख के लगता है और होता है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब ये रोड शो कर रहे हैं, इस रोड शो में आप देखेंगे स्वतः ही लोग अपने घरों की छत पे और उनके नाते रिश्तेदार, उनके भाई, उनके चाहने वाले लोग सब इकट्ठे होकर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ऐसा शो, इतना लंबा रोड शो कभी भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया जा सकता। ये सब ऑर्गेनिक हो रहा है और ऑर्गेनिक तरीके से लोग आके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अभिवादन कर रहे हैं और अपने तीसरे टर्म में आने वाले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, क्योंकि उनको भी पता है कि जीतने के बाद हो सकता है कि थोड़ा समय लगे कि वो पुणे काशी आए, तो आज अच्छा मौका है कि तीसरी बार जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने उससे पहले हम उनका स्वागत कर लें, उनको बधाई दे दें और उनका साथ दें। तो ये बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है, दिव्य तरीके से हो रहा है और भव्य और दिव्यता अपने आप में दिखाती है कि तीसरी बार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं और जो उन्होंने संकल्प लिया था कि 400 पार हमारा एनडीए गठबंधन जाएगा, वैसा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सुब्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुब्रांश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बनारस से आई हुई ये तस्वीरें क्या कांग्रेस की पेशानी पर कोई बल डालती हैं? और न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ काशी, बल्कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश से जो उभरती हुई तस्वीर है, क्या ये तस्वीरें दिल्ली का रास्ता आसान कर रही हैं क्या? सुब्रांश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको, तो जवाब दीजिएगा सर। देखिए पूर्णिमा, बनारस से आई हुई तस्वीरें हो या पटना से आई हुई तस्वीरें हो या पिछले 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया हुआ इंटरव्यू और पिछले 24 घंटों द्वारा सारे टीवी चैनलों पे जो लगातार प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी लाइव दिख रहे हैं, इनसे हमारे चेहरों पे बल नहीं आता। इससे देश की जनता सोच रही है कि कैसा चुनाव आयोग है। एक तरफ तो वो कहता है कि चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा, एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव के दिन राजनीतिक पार्टियों के किसी भी तरह के विज्ञापन और इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 सालों से 140 करोड़ हिंदुस्तान बेचैन था कि नरेंद्र मोदी जी कब अपना इंटरव्यू देंगे, पिछले 24 घंटों में नरेंद्र मोदी जी तमाम एंकर्स को, तमाम रिपोर्टर्स को बुलाकर 1 बाय 1 कर रहे हैं, सबकी टीटी हो रही है और वो लाइव चल रहा है। तो देश देख रहा है, समझिए, देश देख रहा है। तो देश को पता है कि ये तमाम ये जो उनका आखिरी प्रयास है वो उन्होंने कर लिया है। लेकिन ये चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी तमाम मशीनरी के साथ साथ जो देश है वो चुनाव लड़ रहा है। तो मोदी वर्सेस हिंदुस्तान की लड़ाई है और हिंदुस्तान के माथे पे बल नहीं आता पूर्णिमा जी। हिंदुस्तान वो है जो इस तरह के बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा है जिन्होंने वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर अपने प्रचार प्रसार की सामग्री को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की कोशिश करी। दुख तो इस बात का है कि इस देश में चुनाव आयोग जैसी एक स्वायत्त संस्था है लेकिन वो खामोश है, वो चुपचाप बैठी है। तो जब संस्थाएं खामोश हो जाती है ना, तो जनता सड़कों पर आ जाती है। और जनता सड़कों पर आज आप देखिएगा, जब आपके पास फाइनल नंबर आएगा तो चुनाव का परसेंटेज आज इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के इस तमाम सारे विज्ञापनों से 24 घंटा टेलीविजन पे दिखने से बड़े भ्रामक हैं और दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप कहिए कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल युवाओं को वादा किया था जिसमें आप फेल हो गए। वो कह रहे हैं कि इसी बनारस में जगह जगह सुब्रांश जी जो पोस्टर होर्डिंग्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। ये कहा जा रहा है कि हमार काशी हमार मोदी, और इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को लेकर एक सवाल पूछा, मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि राहुल गांधी को किसी ने रोका? दें टिकटॉक, बताइए, मैं भेजती हूं सर यूनिट। देंगे राहुल गांधी? ओके, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। ब्रह्मांड के मालिक, संसार के जगत जनना प्रभु राम क्या इतने छोटे हैं कि उनको लाने की क्षमता और औकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके कुछ चंद लोगों के पास है? आप ही कहना चाह रही हैं क्या? हम भी काशी की मिट्टी से आते हैं, सवाल पूछ रही हमारा घर भी गाजीपुर, हम भी उसी बनारस के निवासी।
मैं तो उनसे ये सवाल पूछ रही हूँ, मैं उन्हीं से ये सवाल पूछ रही हूँ जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए उन्हें कल्पना मात्र बता दिया था। सुभ्रांश जी, मैं अगर आपको डेट की एक फैक्ट शीट दूंगा, क्योंकि आपने सवाल बीच से निकाला है, तो एक डेट की फैक्ट शीट मैं भी आपको बताऊंगा कि प्रभु राम को किसने काल्पनिक बताया। प्रभु राम को काल्पनिक बताया जीतन राम मांझी ने, और वो जीतन राम मांझी आज नरेंद्र मोदी जी की आंखों का काजल बन के घूम रहे हैं। प्रभु राम को काल्पनिक बताया नरेश अग्रवाल ने, वो नरेंद्र मोदी जी के दाहिने आंख के काजल बन के घूम रहे हैं। प्रभु राम के अस्तित्व को और राम सेतु के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने हलफनामे के साथ नकारा है। तो कहने का मतलब वो नहीं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, हमारे सनातन, हमारे भगवान जो है, उनको कोई इंसान नहीं ला सकता। और अगर इंसान को गलत फहमी हो गई है कि मैं राम को ले आया हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी ही गलत फहमी रावण को भी थी कि सारी शक्तियां मेरे कदमों के अधीन है, मैं जब चाहूं स्वर्ग तक सीढ़ी बना लूं, जब चाहूं समुद्र में अमृत घुस कर दूं, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, मुझसे कौन जंग जीतेगा। ऐसी गलतफहमी उनको भी थी और उनकी सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। उसी तरह की गलतफहमी नरेंद्र मोदी जी को भी है कि सारे संसाधन मेरे पास है, आचार संहिता का उल्लंघन करके मैं चुनाव के दिन 24 घंटे जरूर तय करेगी। इसका जवाब यही जनता देगी, और यही वो जनता है जिसने ये कहा। और मैं तो महिलाओं का जिक्र कर रही हूं सर, क्योंकि उन महिलाओं को मैंने खुद सुना ये कहते हुए कि जो प्रभु श्री राम को लाए हैं उनको हम लेकर आएंगे। ये उन महिलाओं ने कहा जो आपको शायद इसी रोड शो में कहीं का हिस्सा बनी हुई नजर आ रही होंगी। एडवोकेट सुशीबेन शाह, प्रवक्ता शिवसेना की, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशीबेन जी, आपने सुना होगा कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांश राय को। क्लियरली उनका ऐसा कहना है कि जो हाल जिस तरीके से रावण का हुआ, जो गलतफहमी रावण को थी, कुछ उसी तरीके का हाल होगा प्रधानमंत्री मोदी का। और एक अलग तरीके के फितूर में वो जी रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों से भटकाकर ये सब कुछ मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दर्शाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। प्रभु श्री राम को भी वो लेकर आए। जब मैंने उनसे कहा कि उनको बताने वाले काल्पनिक कौन थे, तो उन्होंने उसका भी ठीकरा फोड़ा। किस पर? ऐसे लोगों को जो आज बीजेपी के साथ हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। जय महाराष्ट्र सभी को। राम राज्य और राम पर आस्था एक माइंड और बॉडी का प्रश्न है। लोगों की आस्था है, लोगों की भक्ति है, और एक भक्ति करने का प्रतीक क्या हो सकता है? राम लल्ला की दिव्य भव्य मूर्ति। और वो मूर्ति को आस्था अपना झुटकार नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी से, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के सिवाय कोई और नहीं ला सकता था। सो इसलिए आस्था भारत की, भारतीय नारी की राम लल्ला में है, और उनको विराजमान करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और उसके तहत राम राज्य की भी स्थापना नरेंद्र मोदी जी करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने वोटिंग की बात की। ठीक है, अभी आप सभी जानते हैं वोटिंग कौन ज्यादा से ज्यादा करवा सकता है? जिधर आपकी फली है, जिसके आपकी पूरी फ्रॉम बूथ पन्ने प्रमुख से बूथ गट प्रमुख से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक, तालुका प्रेसिडेंट, हमारी पूरी एक लाइन सिस्टम पड़ी है जो नरेंद्र मोदी जी की मोदी गारंटी पर, बीजेपी पर विश्वास करता है। सिमिलरली महाराष्ट्र में शिवसेना की लंबी फड़ी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, हम मॉब बेस्ड पार्टी नहीं है। तो इसीलिए वोटिंग करवाने का काम, वोटिंग बड़ा है, क्योंकि हमारी लास्ट बूथ पन्ने प्रमुख तक हमारी पहुंचे। हम सोसाइटी में मिले हुए हैं। समाज सेवा, हम 80% समाज सेवा करते हैं, 20% पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए लोग हमसे जुड़े हैं और हम प्रयत्न करते हैं कि हर लोग जाके ठीक है। एक तस्वीर इस वक्त सुशीबेन शाह स्क्रीन पर आ रही है और उसका मुझे जरूर जिक्र करना होगा। व्हील चेयर पर बैठी आपको एक महिला नजर आई होंगी अब से थोड़ी देर पहले, और व्हील चेयर पर वो आगे बढ़ती हुई इस रोड शो में आगे आपको नजर आ रही हैं। राकेश शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, सिर्फ मैं वाराणसी सेंट्रिक नहीं रहना चाहती, मैंने प्रभु श्री राम का जिक्र किया तो अयोध्या भी इसमें इंक्लूड हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो तस्वीरें अभी काशी से देखने को मिल रही हैं, हम कहते हैं कि एक जाति है जो जाति नहीं, और उत्तर प्रदेश खासतौर से हम ये कहते हैं कि चुनाव उसी जाति की गोलबंदी करते हुए आगे बढ़ता है और हर एक पार्टी उसकी कोशिश करती है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त बनारस से देखने को मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये तस्वीरें बियॉन्ड पॉलिटिक्स हैं?
एब्सोल्युटली। जी सुशी जी, मैं आती हूँ आपके पास। राकेश शुक्ला जी से मेरा सवाल था। राकेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात ये कही कि उत्तर प्रदेश से जो आपने विषय उठाया, भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा महत्व है और मुझे लगता है उसी महत्व को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने समझा और वो गुजरात छोड़ के बनारस आए। बनारस आने के बाद वो बनारस छोड़े नहीं है। 2014, 2019 और अब 2024 तीसरी बार चुनाव में भी वो सीधे जनता के साथ संवाद करने के लिए रोड शो कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से जो लास्ट फेज में 1 जून को चुनाव होना है उसमें सारे चुनाव पूरे होने के बाद शायद 2 से 3 दिन माननीय मोदी जी वाराणसी में, काशी में रहने वाले हैं और काशी में रह के वो काशी में कोई सभा नहीं करते हैं, हमेशा संवाद करते हैं और संवाद करके लोगों के बीच में रहते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से सेंटर तक आई वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मिजाज को नहीं समझ पाई और आज देखिए स्थितियां ये हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इस बार जो सीटें 17 सीटें मिली है उसमें 2 सीटों पे कांग्रेस थोड़ा सा अच्छी स्थितियों में दिख रही है। 15 जो सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन की दी गई हैं उन सीटों पे कांग्रेस की बहुत ही हालत खराब है। नहीं तो 2 सीटों में, एक रायबरेली, दूसरी कौन सी? दूसरी सहारनपुर में शायद थोड़ा सा ठीक स्थितियां कांग्रेस की लग रही, पर अभी जीतेगी या नहीं जीतेगी कहना थोड़ा कठिन होगा, वो तो 4 जून को स्पष्ट होगा। पर 2 सीटों में यदि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ते तो रायबरेली सीट पे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकराव बहुत बेहतर होने की स्थितियां थी। पर क्योंकि गांधी परिवार वहां से चुनाव लड़ रहा है इसलिए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि 2004 से 2019 तक जो उनका वोट परसेंटेज घटा है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस उस घटते हुए वोट परसेंटेज को 24 के चुनाव में रोक पाएगी क्या? क्योंकि 82% वोट मिले थे 2004 में, 72% मिले 9 में, फिर उसके बाद लगातार घटते हुए 19 में 55% आया है और 35% पे भारतीय जनता पार्टी 0 से पहुंची है। तो क्या भाजपा को बढ़ने से रोकेंगे और क्या अपने को घटने से कांग्रेस रोक पाएगी रायबरेली में? सुभ्रांश जी, जवाब इसका। पूर्णिमा, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बातें हैं जो फैक्ट पे बात करनी चाहिए। आपने जिक्र किया कि राम को काल्पनिक मानने वाले और राम सेतु की चर्चा चली थी। एक डेट है 23 दिसंबर 2022। 23 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा, बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये पार्लियामेंट का बहस है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। तो देश को बताइए कि राम और राम सेतु के अस्तित्व को न मानने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। ये मैं आपको रिटर्न फैक्ट के साथ बता रहा हूं। दूसरा, आपने सही कहा, मैं तो पूरा कर लूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने बनारस का जिक्र किया, ये बात अयोध्या तक जाएगी। मैडम, बनारस की बात पहले बनारस तक करिए कि जो भगवा आप दिखा रही हैं बनारस में, मैं शंकराचार्य को कोट कर रहा हूं। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को सुंदर बनाने के लिए आपने सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर सैकड़ों की संख्या में तोड़ दिए। मंदिर तोड़ने का पाप इतिहास में औरंगजेब ने किया है, जिसको आज तक कोई माफ नहीं कर पाया। और वर्तमान में सुंदरीकरण के नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये तो बनारस की जनता अभी चुनाव के वक्त डिसाइड करेगी कि क्या वो विकास जो नरेंद्र मोदी जी का बनारस में जो विकास दिख रहा है, जिसको आप सो कॉल्ड आज ग्लोरीफाइड हम करके बात कर रहे हैं, उस पे अब चुनाव वोट पड़ता है, या बनारस की वो काशी की सनातनी संस्कृति, बाबा विश्वनाथ का वो प्यार, वो काशी का वो एक अक्खड़पन उस पे चढ़ता है। क्योंकि आज भी बनारस के लोगों को इस बात का मलाल है कि इस काशी विश्वनाथ के बगल में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, सैकड़ों मंदिर। और ये शंकराचार्य ने कोट किया था, मैं उन्हीं को आपके पास कोट अनकोट कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि हर हिंदू और हर सनातनी को एक बार पूछना पड़ेगा कि हमें वैसा विकास पसंद है जो हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाया जाए। अगर ऐसा पसंद है तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की आप जय जय करिए, भगवा में बनारस दिख रहा। और अगर ऐसा नहीं पसंद है तो इसी चुनाव में अच्छा, आपको क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में? सुभ्रांश जी, आपको क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में? आपको क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में?
मुझे इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में लगे हुए 2000 से ज्यादा जवान दिख रहे हैं। मुझे इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता 2-4-5 हजार दिख रहे हैं। और जहां मालवीय की बगिया से बाबा बीएचयू के गेट से ये शुरू हो रहा है, वहां से काशी विश्वनाथ के रास्ते में सिर्फ रविदास गेट तक वो 100 मीटर का रास्ता है, 150 मीटर का जो चौड़ा, इसके आगे सिंगल रास्ते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तमाम रोड रास्ते वैसे ही जाम हो जाते हैं। तो जो हम भगवा 2-4-5 लेकिन आपने जो शुक्ला जी ने सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया सर। भगवा बड़ी मुश्किल से मिली 17 सीटें, बड़ी मुश्किल से मिली 17 सीटें उत्तर प्रदेश में, जैसे तैसे मान मनव्वल नाराजगी दिखाने के बाद, प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद मिली 17 सीटें। उसमें कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है सर? उत्तर प्रदेश की बात करें ना। उत्तर प्रदेश से निकल के दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तो आपने भी तय किया है ना। पूर्णिमा जी, अभी मैंने ज्योतिष का बिजनेस शुरू नहीं किया है कि मैं नरेंद्र मोदी की तरह 400 पार कर दूं। अब वो 400 पार डीजल की कीमत बता रहे हैं कि 400 पार पेट्रोल की कीमत बता रहे हैं या 400 पार डॉलर की कीमत बता रहे हैं, वो वही जानते हैं। ठीक है, फिर तो पता नहीं कौन से ज्योतिष है आपके पास सर। आपने नहीं किया होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ज्योतिष हैं आपकी पार्टी में जिनको ये पता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, जिनको ये पता है कि ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, जिनको ये पता है कि देश कर्जे में डूब जाएगा, जिनको ये पता है कि देश को चाइना हथिया लेगा। ऐसे बहुत सारे आपके लोग हैं जो कि भविष्यवक्ता बन चुके हैं। आपने अभी तक उस तरफ रुख नहीं किया होगा सर, मे बी इन फ्यूचर, लेकिन आपके ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो ये सब भविष्यवाणी करते रहते हैं। खेमचंद जी जो सवाल उठाया है सुब्रांश जी ने, उसका जवाब आपसे लूंगी मैं सर, क्योंकि इस बात को लेकर आप घेरते रहे हैं कांग्रेस को लगातार। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि राम को काल्पनिक बताने वाले हम नहीं बल्कि खुद आपकी पार्टी के लोग हैं, और ये वो हैं जो अब शायद आपकी पार्टी से जुड़ गए हैं, यानी कि आपके सहयोगी भी हैं। देखिए, काल्पनिक तो उन्होंने ही बताया, लिख के बताया, कोर्ट में दिया, और ये तो सच है और सच को कोई झुटला नहीं सकता। और बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता के चेहरे पे चिंता है, उसी तरीके से कांग्रेस के अन्य नेताओं के चेहरे पे चिंता है। इस रोड शो को देख के कांग्रेस में बेचैनी है कि अब उत्तर प्रदेश में हमारा दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं है, और हम जो 2 सीट पहले जीतते भी थे वहां पे भी कोई चांस नहीं है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई रायबरेली में राहुल जी लड़ रहे हैं तो शायद वहां पे पोजीशन उनकी सही है। उनकी पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है, नकारात्मकता है। लोग कह रहे हैं कि पहले आपकी माताजी को हमने चुना, कितने बार वहां पे आई, कितने बार हमको पूछा, क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आप अमेठी से डरते थे, अमेठी छोड़ के यहाँ पे आ गए, वायनाड पे आप गए। तो ये सब चीजें वहां पे दिख रही हैं। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहे। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी वहां पे गई, टिकी और लगातार सेवा कर रही है, और लगातार सेवा करते हुए इतने कॉन्फिडेंट है। उन्होंने राहुल जी को चैलेंज भी किया, अगर आप चाहें तो दोबारा मेरे सामने आए और लड़ें। राहुल जी ने तो मोदी जी का चैलेंज, मोदी जी के साथ डिबेट 1-on-1 करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मोदी जी तैयार हैं क्या? देखिए, राहुल जी डिबेट पहले मोदी जी से पहले, क्योंकि राहुल जी का जितना एक्सपीरियंस है, हमारे कई और कार्यकर्ता हैं उनके साथ कर लें, कम से कम एक्सपीरियंस के तौर पे तो करें। हाँ, अगर सोनिया जी कहती कि भाई हमें हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट करनी है, तो शायद हो सकता था। उनका एक्सपीरियंस है, उतने वो सीनियर हैं, लेकिन राहुल जी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर लें। दूसरा, इन्होंने राम सेतु के बारे में बोला और जितेंद्र सिंह जी को गलत तरीके से कोट किया। उन्होंने कहा, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने टेक्निकल जवाब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो मिनिस्ट्री का फाइंडिंग है, वो उन्होंने कहा कि सैटेलाइट के माध्यम से वहां पे ऐसे चीजें दिखाई दे रही हैं सैटेलाइट के माध्यम से कि वहां पे चूना हो सकता है, वहां पे पत्थर है, वहां स्ट्रक्चर है। लेकिन क्योंकि ये 18,000 साल पुराना इतिहास है, तो कॉन्फिडेंटली अभी हम, क्योंकि उतने कंक्लूसिव एविडेंस अभी कलेक्टेड नहीं हुए हैं, इस पे काम चल रहा है, तो अभी हम नहीं कह सकते श्योरली कि ये राम सेतु के स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि काम चल रहा है और हम इसको प्रूव करके रहेंगे, और ये गलत तरीके से उसको कोट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है, कम से कम भगवान राम को मानने लग गए, राम सेतु को मानने लग गए, ये भगवान शिव को मानने लग गए हैं, और पूजा पाठ भी करने लगे, चाहे इलेक्शन के दिनों में ही सही। अब आप देखेंगे राहुल जी पहले एक नीला धागा बांधा करते थे हाथ में, आज वो हरा धागा, और अब वो कलावा बांध रहे हैं। अच्छी बात है, चाहे वो चुनावों के समय में, क्योंकि हमारा धर्म तो ये कहता है, चाहे डर के ही सही, चाहे पल भर के लिए सही, भगवान का नाम लिया है तो अच्छी बात है। तो इनको भी सद्बुद्धि मिलेगी, इनकी भी सदगति होगी। लेकिन प्रभु श्री राम अकेले बीजेपी के थोड़ी हैं सर,
उनको तो नहीं, कोई भी प्रभु- मान सकता है, उनको तो अपने जीवन में कोई भी अपना सकता है। हाँ, वो बिल्कुल एक अलग सही बात कहा। है, वो एक अलग बात है कि सनातन को बुरा भला कहने वाले लोगों के साथ गठबंधन करके बैठी हुई है कांग्रेस, वो एक अलग बात है। राम मंदिर में बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रभु श्री राम को तो अपने जीवन में जब कोई चाहे वैसे भी अपना सकता है ना। सुश्री बहन, आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? आ रही हूँ आपने सर, सवाल आती किया है, हूँ, आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। आ रही हूँ प्रभु सर, राम आती को- हूँ। सुश्री बहन जी से एक जवाब 30 सेकंड में कंप्लीट करता जी, हूँ। बोलिए। प्रभु राम को सभी मान सकते हैं, मानना बोलिए, भी चाहिए। बोलिए। लेकिन जब हम किसी को मानते हैं तो उसके जो काम है या उनका जो चरित्र है, उनकी जो सीखें हैं, उसके प्रति हमारी ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम वो ना माने और हम कहें कि हम भगवान राम को मानते हैं तो उस पर संदेह होता है। ठीक है, ठीक है। सुश्री बहन, आप कुछ कहना चाह रही थी? एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हर हिंदू राम भक्त है, राम की पूजा करता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के उनके मन में आस्था है। तो कोई हिंदू, कोई सनातनी ठुकरा नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा, माजी साहब ने ये कहा, वो कांग्रेस की बात करे। आप देखिए पूरे डिबेट में उन्होंने कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है, कांग्रेस यूपी के लिए, भारत के लिए क्या करेगा, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी का 100 दिन का प्लान तैयार है कि जीत के आएंगे तो 100 दिन में क्या क्या करेंगे। उनका क्या है कोई नहीं जानता। ये खराब, यो हटा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, दैट्स ऑल। महिलाओं को लाख रुपया देंगे साल का, कैसे देंगे कोई जानता नहीं। कर्नाटका में आप देखिए, जो उन्होंने डेवलपमेंट की, महिलाओं के लिए पैसे देने, रिलीफ देने, रेवड़ियां बांटी है, आज ऑन रिकॉर्ड है कि 50,000 करोड़ के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं बंद पड़े। कैसे होगा? और सबसे अहम मुद्दा, आप मुझे ये बताएं, नरेंद्र जी के सामने कौन उनका इंडी गठबंधन का फेस है? कोई नहीं जानता। देश ऐसे नहीं चलता है। उनके पास ना सॉल्यूशन है ना कुछ। ये बताते रहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। अरे मेरे भाई, आज भी हमारे पास 400 हैं, चाहिए तो हम आज भी 400 सीट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन 5 साल में बदली कर सकते हैं। लेकिन वो जानते नहीं कि भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर का जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कोई मायका लाल बदली नहीं कर सकता है। यानी सब गलत सलत अफवाह फैलाना काम करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कौन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहा है? आज तक किसी ने किया नहीं किया, मोदी जी ने किया। और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड, चीफ मिनिस्टर, 10 साल के प्राइम मिनिस्टर, विश्वास, विकास, सब नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कांग्रेस ने क्या दिया? राहुल जी ने क्या दिया? डिबेट की बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर डिबेट करेंगे? उनके पास भारत के लिए न कोई नक्शा है, न एजेंडा है। ठीक है, सब मिली इसी एजेंडे पर मैं सुब्रांश जी से जवाब लूंगी सुश्री बहन, लेकिन उससे पहले राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हो, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सिर्फ अयोध्या या फिर बनारस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति कई मायनों में बहुत दिलचस्प है। 80 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं, और 2014 से पहले, क्योंकि आपको इसकी बहुत बेहतर जानकारी होगी इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूं, क्या आपको लगता है कि जो सोशल जस्टिस करने वाली जो सो कॉल्ड पार्टीज थी, बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ पिछड़े और दलितों का जो वोट बैंक है 2014 से कंटिन्यूअसली अपने पाले में ले लिया? कंटिन्यूअसली वो ट्रेंड देखने को मिला जब बाकियों का वोट परसेंटेज दलितों पिछड़ों का कम होता गया और बीजेपी के पास वो बढ़ता गया। देखिए क्या हुआ कि जब आप जातिगत पॉलिटिक्स करते हैं तो जातिगत पॉलिटिक्स में आप अपनी जाति को फोकस करके चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो चली वो यादव पॉलिटिक्स चली, फिर भूमिहार पॉलिटिक्स चली, ब्राह्मण पॉलिटिक्स चली। वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स किया। तो जो छोटे छोटे पॉकेट में तमाम जो छोटे पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनके बीच में ये सकारात्मक संदेश गया कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों के नेता हैं, और एक पिछड़ा नेता जब देश की शीर्ष कुर्सी पर बैठना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। 2014 में वो फार्मूला कारगर रहा और 80 सीटों में 71 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद 2019 का चुनाव सपा और बसपा मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी। उसमें भी उनको कामयाबी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ भी जातिगत जो समीकरण है वो फिट नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी का यादव वोट तो गया बहुजन के साथ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो दलित
और जाटो वोट था वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने में परहेज किया और उसी के चलते ये गठबंधन कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कांग्रेस यदि गठबंधन से लड़ती है तो वो पिछली पंक्ति में खड़ी होती है और अकेले लड़ती है तो भी पिछली पंक्ति में खड़ी होती है। कांग्रेस के साथ जो समस्या है वो ये है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ना तो स्पष्टता के साथ आ पाती है और ना ही विश्वास कायम कर पाती है। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सामने आया कि 403 में से 399 सीटों पे उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, 200 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई और इस बार भी जो लोकसभा की सीटें गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है उसमें सिर्फ मैं एक लोकसभा सीट का उदाहरण दूंगा। गोरखपुर के पास बांसगांव लोकसभा सीट है, उस सीट पे जो कांग्रेस को दी गई है उसमें 6 विधानसभाओं में कुल 5000 वोट कांग्रेस को मिला हुआ है। तो आपको गठबंधन के करते समय कम से कम कार्यकर्ता की इच्छा तो देखनी चाहिए। अजय राय जी बनारस से नहीं लड़ना चाह रहे थे क्योंकि विधानसभा का चुनाव वो हार चुके थे, वो बलिया और भदोही में से कोई एक सीट चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन में वो सीट नहीं दी गई और मजबूरी में उनको बनारस से फिर से प्रत्याशी उतारा गया। तो कांग्रेस की मजबूरी और भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ मजबूती के साथ जो आगे बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस और साथ ही स्ट्रैटेजी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, मैंने यूं ही परसेंटेज की सर बात नहीं की, वो परसेंटेज बहुत अपवर्ड जाता हुआ नजर आया है। आपने यादवों की बात की क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 और 2019 में 24 गैर यादव ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में खड़े किए गए थे और उसका एक लार्जर देन पिक्चर मैसेज गया था। लेकिन सुब्रांश राय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अभी अभी राकेश शुक्ला जी, ये तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि आप तो बहुत मजबूत हुआ करते थे ना। और जो सुशी बहन कह रही है कि ठीक है आप बीजेपी को बोलिए सर, जितना बोलना है आप प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करिए, बयानबाजी होती रहे, कुछ भी चले, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी तो इंटैक्ट रखिएगा। स्ट्रैटेजी क्या है आपकी उत्तर प्रदेश में कि आप अपने अस्तित्व पर मंडराते हुए संकट को कम से कम बचा तो पाए? देखिए पूर्णिमा, संविधान बदलने की बात हमसे पहले न हमने कोई सपने में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, मैंने ये सवाल नहीं पूछा है। मुस्लिम रिजर्वेशन लेके एक मिनट सुशीबेन, सुब्रांश जी, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है इससे सर, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है इससे। आ रही हूँ खेमचंद, रुक तो जाइए, मैं आपके सवाल पे आऊंगा मैडम। हाँ, मेरे सवाल का पहले जवाब सर। तीनों को पैनलिस्ट को उनको जवाब देता हुआ आपके सवाल पे। नहीं रुकिए, प्लीज 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 थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट में सब दे दूंगा जवाब। तो संविधान बदलने की बात राजस्थान के सबसे बड़े बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं अपने मंचों से। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी प्रत्याशी वहां ज्योति मिर्धा, वो कह रही है कि 400 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। कर्नाटक में इनके सांसद और नेता आनंद हेगड़े वो कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। इसके अलावा अभी इन्होंने मेरठ से चुनाव लड़ाया अरुण गोविल जी को, वो कह रहे थे 400 सीटें तो संविधान बदल देंगे। अभी इन्होंने कंगना रनौत जी को टिकट दिया हिमाचल से, वो कह रही हैं 400 सीटें आएगी हम संविधान बदल देंगे। हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा हम संविधान बदल देंगे, ने कहा बदल देंगे। तो पॉइंट पे जवाब देता हूं, फिर ये बोलते रहेंगे। एक दूसरा, देखिए अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। इन्होंने सुन लीजिए, मुझे मालूम है आपका दर्द लाजमी है। पूर्णिमा जी ऐसे नहीं बहस होती, मैंने सबको सुना, मेरी बारी है। प्लीज तो बोलिए, फिर मैं आंसर कर दूं। कोई नहीं खेमचंद जी, बात खत्म होने दीजिए, इनकी बात खत्म होने दीजिए सर, बोलिए। हाँ खेमचंद जी प्लीज। हाँ बिल्कुल। दूसरा है, आपने जिक्र किया कि कांग्रेस कह रही है संविधान और देश पे कितना कर्जा चढ़ गया, चाइना कब्जा कर लेगा। पिछले 63 सालों में इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। तमाम सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लिया था देश के विकास के लिए। पिछले स्ट्रैटेजी पर बात करिए ना सर, नैरेटिव छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ कि राजनीति नैरेटिव का खेल है, लेकिन बहुत नैरेटिव बना लिया सर। न देश पर खतरा, न संविधान पर खतरा। सर सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। ये मैंने ये सब जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है उन गिनी चुनी 17 सीटों के लिए जो जैसे तैसे हिस्से में आई है। यही बता रहा हूँ, बताइए ना फिर सर। यही बता रहा हूँ, पहले बाकी लोगों को शांत तो कराइए। सब शांत है सब, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। पिछले 10 साल
10 सालों में आपने 55 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के 215 लाख करोड़ कर लिया। भैया सिर्फ दिन भर में 3 ड्रेस बदलने के नाम पे आपने देश के ऊपर इतना कर्जा दिया है। इस कर्जे को बंद करना कांग्रेस की पहली पॉलिसी है। अब आपने ध्यान से सुना, कर्जा लेने का काम, देश को कर्जे में डुबाने का काम किसने किया? मुझे नहीं पता सुब्रांश जी, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहती सर, मैं ये कहना नहीं चाहती, आपको खराब लगेगा, लेकिन आप या तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझते नहीं हैं या समझते हुए उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपको कांग्रेस पर मंडराता हुआ संकट दिखाई नहीं दे रहा है या आप उसको देखना नहीं चाहते हैं? गठबंधन के बीच आपके अस्तित्व का सिमट जाना आपको दिखता नहीं है या आप उसको देखना नहीं चाहते हैं? मैंने बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा था सुब्रांश जी कि स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन आप उसमें घूम रहे हैं तब से, इतनी देर से आप उस स्ट्रैटेजी पर नहीं आ पा रहे हैं। खेमचंद जी जवाब लूंगी आपसे। खेमचंद सुन तो लो। देखिए, कांग्रेस के सिर्फ 2 हथियार हैं, एक अमेंडमेंट की पॉलिटिक्स और दूसरा फेक न्यूज। बाकी आपके नहीं, रुकिएगा सर, रुकिएगा सर, इतना समय नहीं रुक सकती ना मैं, आप समझिए मेरी बात, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। मैं तो पहले से ही रुका हुआ नहीं, हूं, आप नहीं लेकिन अगर आप बाकियों ने आपको जो देश पे देना कर्जा चाहिए ना, उसकी फिर बात सर कर, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। बोलिएगा खेमचंद जी। नहीं, मैं फिजिक्स का देखिए, स्टूडेंट इनके नहीं दो हूं। हथियार हैं, एक है फेक न्यूज, बाकी दूसरा लोगों ने अमेंडमेंट कहानी की सुनाई, पॉलिटिक्स। देश को मैंने कर्जे आपको में डुबाया डिस्टर्ब नहीं नरेंद्र किया। मोदी ने। अगर आपके देश का प्रोडक्ट युवा में दम पूछ नहीं रहा है, है, अगर आपके पास फैक्ट और आपने फिगर गोल नहीं गोल है, घुमाना तो शुरू सुन कर लो, दिया। सुन जब लो। फैक्ट आप के 2 मिनट नंबर आते हैं तो मैं बहुत 1 मिनट में आपको जवाब देता सूखने हूं। लगते हैं। पहले कोई नया आपने नहीं है। ईवीएम पे सवाल उठाया, फिर खेमचंद आपने शर्मा जी इलेक्शन के कमीशन बस पे का सवाल नहीं है उठाया, कि फिर वो आपने बता जांच पाए कि एजेंसियों पे नरेंद्र सवाल मोदी जी उठाया, पिछले 10 फिर सालों आपने में कहा 215 लाख बातें करोड़ का संविधान कर्जा में बढ़ा के जाती उन्होंने है। कैसे किया? मैं आपको इनके बस का बताऊं, नहीं है। संविधान खेमचंद आपने शर्मा जी संविधान नहीं बता बदला, पाएंगे कि इस देश में इंदिरा 9 गांधी करोड़ जी युवा ने जो ग्रेजुएट संविधान है को वो बेरोजगार सस्पेंड किया, कैसे? लाखों इनके बस लोगों की को बात जेल में नहीं है। ठूसा, और आप सेकुलर और कम से कम सोशलिज्म जो जो सवाल है आप वो साथी कोर्ट पैनलिस्ट संविधान कर की रहे हैं जो उसका जवाब देने हमारा का मेरा स्ट्रक्चर हक उसको है। चेंज करके आप आप मेरे लोगों ने हक ऐड को तो किया। मुझसे मत हम छीनिए। संविधान में परिवर्तन करते हैं तो अच्छाई के लिए करते हैं। हम लोगों ने ट्रिपल तलाक हटाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया। भैया हम नहीं कर रहे हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कह रहे हैं, जो होने वाले हैं वो कह रहे हैं, जो हारने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। हम नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो। देश के सेना को आपने अक्सर सुब्रांश जी प्लीज एक एक करके सर, सुब्रांश जी आपको भरपूर समय मिला सर, उनकी बात तो सुनिए प्लीज। युवाओं को 4 साल सुब्रांश जी आपको पूरा समय मिला सर, आपको पूरा समय मिला सर। खेमचंद जी बोलिए, फिर आती हूँ सुश्री बहन आपके पास। उन्मा जी बोलिए ये खेमचंद। सुनना नहीं चाहेंगे। देखिए, संविधान बदलने का काम अगर किसी ने किया या बदलने की नीयत किसी की थी तो वो कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी जी ने इतने चेंजेस किए कि उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन लोग कहने लगे। इन्होंने कोर स्ट्रक्चर को भी चेंज किया। इन्होंने बाबा साहब ने जो कोर स्ट्रक्चर बनाया था, एक बाउंड्रीज बनाई थी कि इनको चेंज नहीं करेंगे, आपको कुछ परिवर्तन करना है तो दूसरी चीजों में कर सकते हैं। इन्होंने कोर को भी चेंज कर दिया, सेकुलर ऐड किया, सोशलिज्म ऐड किया। ये सारी चीजें हमारे सामने है। लाखों लोगों को जेल में ठूसा, इन्होंने इमरजेंसी लगाई और आरोप हम पे लगाते हैं। अरे हम जब परिवर्तन करते हैं तो 370 हटाने के लिए परिवर्तन करते हैं। हम परिवर्तन करते हैं तो ट्रिपल तलाक जैसा एक महापाप जो हमारी माइनॉरिटी बहनों के साथ था उसको हटाने के लिए करते हैं। हम जो परिवर्तन करते हैं तो बहनों को एम्पावर करने के लिए, उनको रिजर्वेशन देने के लिए करते हैं। हम लोगों ने विकास के लिए काम किया है, हम लोगों ने विकास के लिए परिवर्तन किए और दोनों ही सरकारों में हमारे पास इतना संख्या बल था, अगर हम चेंज करना चाहते तो कर सकते थे। लेकिन हमारी नीयत वो नहीं है, हमारी नीति वो नहीं, हमारी नीति और नीयत है काम करने की, भारत को विकसित बनाने की और 140 करोड़ लोग जो है भारत में उनको एम्पावर करने की, युवाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, किसानों को एम्पावर करने की और गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की। हमने इसीलिए 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। उनका हम लोग अभी देखभाल भी कर रहे हैं, इसीलिए उनको फ्री राशन दे रहे हैं, उनको हम फ्री में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत, ताकि वो फिर से गरीबी में ना जाएं। अब ये कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, ये काशी में भी कहते हैं और मथुरा में भी अभी कॉरिडोर बनना है, वहां भी ऐसा बोलेंगे। अरे काशी में तो घर घर में मंदिर हैं, लेकिन पुनर्निर्माण कुछ चीज होती है, पुनर्निर्माण करना, क्योंकि वहां पे काशी में अब देखेंगे जो वॉल्यूम है लोगों का वो 10 गुना बढ़ गया है। अगर उनको हमें सुविधाएं देनी है सही से, बाबा के वो दर्शन कर सकें, जो भव्यता दिव्यता वहां पे है उसको अनुभव कर सकें, तो पुनर्निर्माण कराना तो जरूरी है। पुनर्निर्माण हुआ, तोड़ा कुछ नहीं है। जो मूर्तियां थी, जितने भी शिवलिंग थे, जितने भी विग्रह थे, उनको दोबारा सम्मान के साथ प्लेस किया गया है। उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है पूरे मान सम्मान के साथ की गई है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि बनारस और अयोध्या से साध लेंगे यूपी को पूरी तरह से?
नहीं, बनारस, अयोध्या और मथुरा ये हमारी आस्था का विषय है, हमारी संस्कृति का विषय है। हमारी संस्कृति को दबाने का, हमारी संस्कृति को एक तरीके से बेइज्जत करने का काम कांग्रेस ने किया था। आज उसका उत्थान हो रहा है। वो हमारे लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। हम सेवा करते हैं, हमारी नीति और नेता वो स्ट्रांग है, और उसी की वजह से आज विश्व की सारी संस्थाएं ये कह रही हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो ब्राइट स्पॉट है। इसीलिए सबके सब अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं हमारी ग्रोथ को। बाकी कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जिसकी ग्रोथ को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपवर्ड रिवाइज कर रहे हो, हमारी को कर रहे हैं। जितनी भी मेजर इकोनॉमी है सब में प्रॉब्लम है। पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, विषम परिस्थिति है, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, एक ऐसी लीडरशिप है जो कमिटेड है, स्ट्रॉन्ग है और फोकस है, और उसका प्लान है, और प्लान तरीके से वो आगे बढ़ रही है। इसीलिए लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, जो युवा पढ़े लिखे युवा हैं उनको पता है कि मोदी जी हैं, तो उन्होंने 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है कि जो युवा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो रोबोटिक पे काम करना चाहते हैं, एआई पे काम करना चाहते हैं, 5G इनेबल्ड डिवाइसेस पे काम करना चाहते हैं, खेमचंद जी, अंदर खाने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक समस्या है सर। उत्तर प्रदेश में एक बेरोजगारी की समस्या है, ये बात आप मानिए। उत्तर प्रदेश में जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो ये समस्या है, और उसको बेहतर करने का देखिए काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन एक समस्या है जिसको केटर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको उनके लिए वो काम करना होगा। जल्दी से 10 सेकंड में इसका जवाब, फिर सुशी बहन आपके पास आती है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मथुरा से आता हूँ। ये जो ये ऑनगोइंग चीज है, इंप्रूवमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम लगातार उस पर काम करें, लेकिन हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर बनाने का काम किया है, रीस्किल करने का काम किया है, अपस्किल करने का काम किया है। जो हाथ के ओनर जिनके पास है, हाथ का काम जो जानते हैं, उनको रोजगार देने का काम किया है। उनको हाथ के जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो देने का हम लोगों ने काम किया है, ताकि अपने काम धंधे खड़े हो सके। जिस तरीके से हमारी पहले इकोनॉमी थी, हमारी सनातन इकोनॉमी थी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, हमारा गाँव पूरी तरीके से पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट था, क्योंकि हर तरीके का व्यक्ति एक दूसरे को सर्विस देता था, और वो सर्विसेज के माध्यम से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहता था। तो हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर को रिवाइव करने का काम किया है। ये उसको ना समझना चाहते हैं, नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी मैम? यस, इसमें ऐसा है कि जो हमारी मोदी सरकार, मोदी विश्वास जो आप बता रहे थे, मोदी गारंटी, ये मोदी गारंटी क्यों आई? क्योंकि हमारे कान जमीन को लग गए हैं। आप कहते हैं यस, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, गवर्नमेंट सर्विस सिर्फ 2 या 3% तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और इसीलिए विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी, वो ग्राउंड में, जो गांव में, जो छोटे छोटे शहर में ये जो विश्वकर्मा योजना है, लखपति दीदी योजना है, खास करके यूपी में एम्प्लॉयमेंट जरूर क्रिएट करेगी। लेकिन सुशी बहन, ऐसा आपको नहीं लगता कि पहले कुछ भी होता था महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र की ही तक दौड़ होती थी? मतलब कोई भी दिक्कत हो, कोई काम करवाना हो तो दौड़ सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित होती थी, लेकिन अब दिल्ली ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। बात ऐसा है, ना चक्कर लगाना पड़ेगा दिल्ली का, कि ना चक्कर लगाने का महाराष्ट्र का। अपने को छोटे छोटे शहर विकसित करने की जरूरत है, और इसीलिए मोदी गारंटी में, मोदी मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि छोटे छोटे ग्रोथ सेंटर, और इसका एक बड़ा भाग ये योजनाएं हैं, जिसकी वजह से सबको यूपी में छोटे छोटे गांव में, शहर में मिलेगा। अभी मेन थिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, उनको पूछे हैं कि उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में दिया था कि नहीं? वो कर्नाटक में दिया, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, खारिज कर दिया। इट वॉज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन ये और भी स्टेट्स में है, सभी जानते हैं शुक्ला जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि और स्टेट्स की बात नहीं होती, कर्नाटक की बात क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, और उसको लेकर बाकी स्टेट्स में बात नहीं होती मैम। क्योंकि है ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्नाटक तक ये लिमिटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बाकी स्टेट्स में भी जो नहीं, लेट मी कंप्लीट पूर्णिमा जी, वो किधर कॉन्स्टिट्यूशन बदली कर सके, जहां उनकी रीच हो। अभी 2-3 स्टेट रह गए हैं, वहां वो कर सकते हैं, अखतरा कर सकते हैं, फेल होते हैं। और माइनॉरिटी पर रिलीजियस रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में आप दे ही नहीं सकते। इट इज एब्सोल्युटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। और देख लीजिए, वो मानते हैं कि चलिए मुस्लिम को रिजर्वेशन देना चाहिए, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना चाहिए, मैनिफेस्टो में नहीं लिखेंगे।
भ्रमित करना चाहते हैं। सेम थिंग इन आंध्र प्रदेश, सेम थिंग इन कर्नाटका। क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनका सीए ठीक है, विरोध करते इसका जवाब हैं? मैं सुब्रांश जी से लूंगी, इसका जवाब मैं नहीं, सुब्रांश अभी जी से one लूंगी। more- और सुब्रांश जी just one आपके more पास thing, और भी one- सवालों का जवाब एक देने और का बात, समय मिलेगा, एक लेकिन और बात, उससे पहले आती हूँ मैम, CAA मुझे क्योंकि मैं एकदम लास्ट उस पे हूँ अपने समय के, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूर्णिमा जी, जी सर, जी मैम। सुब्रांश जी को ये भी पूछिए कि उन कांग्रेस का क्या सोच है सीएए के बारे में, इनकी क्या सोच है 370 के बारे में। ठीक है, मैं उनकी पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ इनसे सवाल, हालांकि मैंने जिस पहले तरह भी की पूछा है, मैं फिर पूछ खराब लूंगी। ये- आती हूँ मैम आपके पास, लेकिन राकेश शुक्ला Thank जी you. प्लीज 1 मिनट में या 1.5 मिनट में कोशिश कीजिएगा इसका जवाब देने की, क्योंकि आस्था ने क्या आपको लगता है कि जोड़ा है? मतलब मैं सिर्फ अयोध्या, बनारस, फिर मैं साउथ चली जाऊं, महाराष्ट्र का मैं जिक्र कर लूं, प्रधानमंत्री ने अलग अलग जगहों से आस्था के लिहाज से जगहों को जोड़ने की कोशिश की है। एक, क्या उसका इम्पैक्ट आपको नजर आता है जो अभी इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं? और दूसरा, एक बड़ा मूव आप ये देखिए जिसको मिस आउट किया तमाम पार्टीज ने उत्तर प्रदेश में। बीजेपी ने बड़ी ही स्ट्रैटेजिकली दलित और पिछड़े समुदाय के जो नायक थे उनकी जयंती, उनकी मूर्तियां बनवाना, उनका माल्यार्पण करवाना, ये तमाम चीजें उनको रिकॉग्निशन दिया जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो तमाम लोग इस वजह से भी उनके साथ जुड़े कि जो उनके समाज से आते हुए पिछड़े लोग थे, जिनका बड़ा योगदान रहा, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। लेकिन पूछने वाला कौन था? मोदी पूछने वाला था, मोदी ने पूछा नहीं। देखिए, दोनों ग्राउंड चीजों पर लग के चलते हैं हम। दोनों चीजों को पूर्णिमा जी अलग अलग समझिएगा। सरकारों की तरफ से योजनाएं लाई गई, तो एक तो होता है लाभार्थी तैयार करना, दूसरा होता है सामाजिक न्याय। तो जब सामाजिक न्याय आता है तो सामाजिक न्याय में आपको समाज के बीच में एक महत्व दिलाया जाता है, और वंचित, जो जिसको हम कहते हैं वंचित समाज, तो वंचित समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये प्रयास किया गया कि हम सामाजिक न्याय के रास्ते पे चले। सामाजिक न्याय के रास्ते के लिए उन्होंने कई फार्मूले बनाए, और उस फार्मूले के तहत ये हुआ कि आपके पास अपना मकान होना चाहिए। उसमें मकान देने के साथ साथ उन्होंने महिला सम्मान का ख्याल रखा, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो रजिस्ट्री होती है उसमें महिलाओं की सहभागिता उन्होंने बढ़ाया। उसके बाद जो यहाँ की एक मूल समस्या होती है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, वो होती है जल की। उन्होंने नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाया। उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस सिलेंडर पहुंचाया। वो भले ही लगता हो कि लाभार्थी है, पर मेरा मानना यह है कि वो सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ाया गया कदम है। और उसी सामाजिक न्याय जिसका जिक्र कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में तो करती है, लेकिन उसको लेकर कैसे आएगी? सुब्रांश जी, अब उसमें मैं एक सेकंड में बोलूंगा। उसी में आप लाभार्थी वर्ग देखिए, तो दिल्ली में सामाजिक न्याय की बजाय एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया गया, और कांग्रेस की घोषणा पत्र में भी सामाजिक न्याय से ज्यादा हमें लाभार्थियों का एक समूह तैयार करने की कोशिश दिख रही है। ठीक है सुब्रांश जी, एक अंतिम सवाल आपसे, और मतलब चाहती हूं कि आप इसको 1 मिनट में समाप्त करें क्योंकि मेरे पास समय इतना है। मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, स्ट्रैटेजी क्या है? 100 दिन का आगे का प्लान क्या है? क्या करने वाली है कांग्रेस? मेरी एक रिक्वेस्ट है पूर्णिमा, मैंने सबको तसल्ली पूर्वक सुना है, आपको भी सुना है। 1 मिनट ही समय दीजिएगा, लेकिन डिस्टर्ब मत करिएगा। बोलिए। 27 नवंबर 2018 महाराष्ट्र के उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की विधानसभा में मुसलमानों की 52 जातियों को आरक्षण में शामिल करते हैं, ओबीसी आरक्षण में। अब वो धार्मिक आधार पे आरक्षण था या सामाजिक आधार पे, ये भारतीय जनता पार्टी को इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को बताना पड़ेगा। उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पे ये बोला हुआ है, रिकॉर्डेड है, प्लीज चेक करिएगा। दूसरा, आपने सामाजिक न्याय का जिक्र किया, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने एक नए सामाजिक न्याय की क्या करने वाले हैं 100 दिन में, उसके बारे में बताइए। आपसे सवाल क्या किया गया है? उसके माँ बाप आज तक उसके में नहीं बोल पाए। शर्मा जी, सुनो, अब आपकी विदाई होने वाली है, तो सुन लो प्लीज। पूर्णिमा, ये क्या है? अगर अब आप कहेंगी कि अब आप में क्या करना चाहते हैं, आप हमसे पूछिए, बता दीजिए क्या करना चाहते हैं। क्या करने वाले ये तो बता दीजिए ना, ये तो सवाल वाजिब है ना। सुनिए, आपके धागे खुल दे रहा हूं मैडम, अब ऐसे थोड़े होता है यार। आप हैकलिंग करोगे तो खत्म हो जाएगा, फिर आप कहेंगे मैंने बोलने नहीं दिया, बात करते हैं, फिर आप कहेंगे इसी में खत्म हो जाता है। सुनिए, प्लान बताइए। देश देख रहा है। सामाजिक न्याय यही था कि हाथरस में आपने दलित की बेटी को जिंदा जला दिया, ये सामाजिक न्याय था? या ये सामाजिक न्याय है उज्ज्वला योजना के नाम पे आपने 400 का सिलेंडर 1400 रुपए का कर दिया? ये सामाजिक न्याय है? नरेंद्र मोदी जी का विजन ये था कि 9 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। आप सबकी विदाई तय है, मोदी चालीसा पढ़ते रहिए।